Today we are going to see, as you can see, the title interchange of limit and integrals. So what we see, what's in it. But let's begin with an example. In this example, हमने एक sequence consider कर रहे हैं हम एक sequence consider कर रहे हैं. Function hn है, and you see hn is defined on the closed interval 0 1, and it is twice of n times x e to power minus n x square. तो एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम कैपिटल H फंक्शन ये फंक्शन रख लेते हैं which is minus of e to power minus n x square, तो let us look at the derivative of this capital H n. तो इसको डिफरेंशिएट करो आप, तो इसकी डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो इट हैज टू बी माइनस ऑफ e to power minus n x square. तो चेन रूल से आप n x square की डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 2nx हो जाएगा. तो this comes out to be a minus or minus plus, it is 2nx e to power minus nx square, which I have kept as h small hn of x. Okay, तो ये इसलिए कर रहा हूँ कि इससे क्या होगा कि इससे मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकता हूँ. तो इसका मतलब जब मुझे 0 to 1 hn की डिफरेंशिएशन करनी है, तो hn की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मतलब 0 to 1 hn is what? hn is a derivative of capital Hn. तो कैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं कि आपको जब आप इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो आप ऐसा फंक्शन ढूंढते हैं जिसका डेरिवेटिव वो फंक्शन हो, फिर डायरेक्टली उसको उसके बराबर लिख लेते हैं. तो सो दिस इज इक्वल टू वो दैट कम्स फ्रॉम अ थ्योरम, जिस थ्योरम को आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बोलते हैं. क्योंकि देखिए ना, लेट मी गो टू द योर बेसिक्स. आप cos x की डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? What is the differentiation of cos x? Can somebody tell me? Minus sin x. It is no, it's sin x only. ठीक है. तो लेकिन ये sin x इसलिए है क्योंकि sin x का जो डेरिवेटिव है ना, sin x का डेरिवेटिव आपके पास cos x है. एंड ये जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आप में कर रही है, जिस इंटीग्रेशन से जो प्रोसेस इसको कन्वर्ट करने में आपको हेल्प करता है, दैट थ्योरम इज नोन एज अ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. तो डायरेक्टली आई कैन राइट इट एज एच एन ऑफ एक्स, और लिमिट आपके पास 0 से लेकर 1 तक है. तो ये लिमिट मैंने यहाँ कैलकुलेट करी है. एच एन एट 1, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट आपके पास 0 है. तो दिस इज एच एन एट 1 माइनस एच एन एट 0. तो 1 सब्स्टिट्यूट करो एच एन में, तो यू गोइंग टू गेट व्हाट? एच एन 1 आपके पास होगा माइनस ई टू पावर माइनस एन, और एच एन 0 आपके पास क्या होगा? इट हैज टू बी माइनस ऑफ माइनस ई टू पावर 0. तो ई टू पावर 0 कितना होता है? ई टू पावर 0 1 होता है. तो आपके पास बनेगा माइनस ई टू पावर माइनस एन प्लस 1, विच आई कैन राइट एज 1 माइनस ई टू पावर माइनस एन. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, सो नाउ वी हैव दिस. ये इंटीग्रल की एक सीक्वेंस है. मान लेते हैं इस नंबर को मैं ए एन से डिनोट करता हूँ. ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस. ये इंटीग्रेशन करके मुझे एक नंबर्स की सीक्वेंस मिल रही है. ठीक है, तो बट उससे पहले मैं देखता हूँ कि जो मैंने फंक्शन की सीक्वेंस ली है एच एन एक्स, तो यू कैन वेरीफाई इट. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मुझे डिफरेंट है. तो सिंस यू are now familiar with the limit finding of under pointwise convergence, so this sequence is pointwise convergent. तो आप इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं. दैट इज यू मे फाइंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी twice nx into e to power minus nx square, which you can write as limit n tends to infinity twice nx upon e to power nx square also. ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी लिमिट फाइंड करो, बट इट्स लिमिट एक्चुअली कम्स आउट टू बी 0. इसका लिमिट 0 आ जाएगा. वट एवर एक्स यू टेक, इट्स लिमिट इज 0 ऑन दिस इंटरवल. तो that means this function is pointwise convergent and its pointwise limit is 0. Okay,
So we have two things now. And zero, that means this limit is a zero function, f equal to 0. और जीरो फंक्शन की इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस लिमिट फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, एच एन के लिमिट फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, तो आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ जीरो। तो जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होगा, चाहे अपर लिमिट जो भी है और लोअर लिमिट जो भी है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ये जो ए एन मैंने रखे थे, ए एन जो नंबर्स हैं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर माइनस एन, तो इसको आई कैन राइट इट एज 1 माइनस 1 अपॉन ई टू पावर एन। तो यू सी इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट 1 है क्योंकि 1 अपॉन ई टू पावर एन जीरो को कन्वर्ज करेगा, तो दिस होल लिमिट विल कन्वर्ज टू 1। इज इट ओके? सर सो वी हैव दिस थिंग नाउ, ए एन की जो लिमिट है, दिस इज द लिमिट ऑफ ये इन इंटीग्रल्स की लिमिट आपके पास 1 है, और आपके पास जब लिमिट अंदर थी इंटीग्रल के पास, तो तब लिमिट का वैल्यू 0 है। तो दैट मीन्स आपके पास ये दो चीजें अनइक्वल आ रही हैं, 0 to 1 एच एन एक्स डी एक्स, और जब आप लिमिट इंटीग्रल के अंदर ले जाते हैं, तो देन बोथ द वैल्यूज आर डिफरेंट। एक में 1 आ रही है, एक में 0 आ रही है। तो दिस वी डोंट हैव द इक्वलिटी हियर, दैट मीन्स इंटीग्रल को और लिमिट को आप इंटरचेंज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिक जो इस एग्जांपल देने का, डेमोन्स्ट्रेशन देने का यही मुद्दा है कि दिस इज नॉट हैपनिंग हियर, कि आपके पास लिमिट और इंटीग्रल को आप इंटरचेंज नहीं कर पा रहे हैं। एंड द रीजन फॉर दिस इज कि जो आपकी कन्वर्जेंस है एच एन की, वो है। अगर इसकी कन्वर्जेंस थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है, अभी मैंने कहा कि इसकी कन्वर्जेंस सिर्फ पॉइंट वाइज है, तो हमने जितनी भी टेक्निक्स हैं, कोई भी टेक्निक यूज करके आप देख सकते हैं कि ये जो कन्वर्जेंस है, ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है। तो यही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मिसिंग होने की वजह से यहाँ पर अनइक्वल आ रहा है। अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती तो इट वुड हैव बीन इक्वल। ओके, एंड हियर इज द रिजल्ट व्हिच, ओ या ये मेंशन मैंने जो किया, जो मैंने अभी बताया, एंड हियर इज द रिजल्ट, दिस थ्योरम। You have to keep in mind this theorem. We are not going to write the proof of, क्योंकि इसके proof के लिए you require an idea जो आपके level का भी है नहीं है। तो you just keep in mind this thing, कि what it says that suppose you have a sequence of functions fn and each function is integrable function. You know integrable function वो functions होते हैं जिनका integration आप कर सकते हैं, ठीक है। For example, you take the continuous functions को आप हमेशा integrate कर सकते हैं। On the interval, we are taking these functions on some finite interval ab, and suppose that this sequence of functions is uniformly convergent, and suppose it converges to some function f, then it says that के ये हर एक फंक्शन को इंटीग्रेट आप कर सकते हो, और अगर ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो इसका जो लिमिट फंक्शन f है, आप f को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब f भी ऐसा फंक्शन होगा जिसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और फिर आप आपके पास ये लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं। ये जो चीज है, ये चीज यहाँ पर क्या है, दिस इज इक्वल टू लिमिट a टू b f एन x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f x dx। का मतलब है कि इंटीग्रल a टू b, f क्या है, f इज अ लिमिट, तो आई कैन राइट दिस लिमिट f एन x dx। यू सी आपके पास इसका वैल्यू इक्वल आ जाता है। इज इट ओके? इज इट क्लियर? यस सर। डिफरेंशिएशन में भी So सेम you, होता है हाँ जी, किसमें? डिफरेंशिएशन सर? में? यस सर। नहीं, डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होगा। डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा क्या, कंप्लीटली डिफरेंट है इससे। तो डिफरेंशिएशन में हम नहीं इसको अप्लाई करेंगे अभी। डिफरेंशिएशन में वी विल सी अनदर रिजल्ट, जिसके लिए हम बताएंगे कि क्या डिफरेंशिएशन में क्या होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कॉन्सिक्वेंस। बट इंटीग्रल्स में यही कॉन्सिक्वेंस, और कंटिन्यूटी में भी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सिक्वेंस था कि लिमिट और इंटीग्रल वहां कंटिन्यूटी चेंज होती थी,
यहाँ भी लिमिट और इंटीग्रल आपके पास इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में, प्रोवाइडेड आपकी कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है। बट जरूरी नहीं कि हमेशा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी तो ही आपका लिमिट और इंटीग्रल इंटरचेंज होंगे। बट हाँ, ये है कि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो फिर डेफिनेटली आप लिमिट और इंटीग्रल को इंटरचेंज कर सकते हैं। बट देयर आर सिचुएशंस जहां कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है, बट स्टिल आपके पास आप कर सकते हो, बट वो एक्सेप्शन, वो डिफरेंट सिचुएशंस होगी। बट इसीलिए व्हाट वी से टू इट के ये जो थ्योरम 2 में जो यूनिफॉर्म कंडीशन है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, दिस इज जस्ट अ नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन का मतलब है कि अगर यूनिफॉर्म कंडीशन है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, तो फ्रॉम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस व्हाट इंप्लाइज, इट इंप्लाइज द interchange of limit and integral। ये है नेसेसरी कंडीशन कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस गिवन है, उस गिवन से जो कुछ हो रहा है तो दैट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ दैट गिवन थिंग। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि आपके पास कोई सीक्वेंस है जहां आप लिमिट्स इंटरचेंज कर रहे हैं और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। उसके लिए हमें काउंटर एग्जांपल देनी होगी जब आपके पास कोई चीज ट्रू नहीं होती है। तो लेट अस सी दैट एग्जांपल हियर। So here I'm considering an example. What is the sequence? Let us first note the sequence. देखिएगा, आप जितना भी काम हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमें डायरेक्टली लिमिट्स कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि हमें लिमिट्स पे फोकस और नहीं करना है, क्योंकि एक पूरा यूनिट हम लिमिट्स कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें ये एप्लीकेशन पार्ट है। तो स्टिल लेट अस सी, आई हैव दिस सीक्वेंस एफ एन एक्स। क्या है? एफ एन एक्स है मेरे पास एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो क्लियरली अगर x 0 ले लेता हूं मैं, अगर x 0 ले लेता हूं तो एफ एन एट 0 0 हो जाएगा, तो हर एक टर्म 0 होगी तो लिमिट भी 0 होगी अगर x इक्वल टू 0 ले लेता हूं। तो अब अगर मैं x नॉट इक्वल टू 0 लेता हूं तो व्हाट कैन आई डू देन? व्हाट कैन आई डू? फिर उस वक्त मैं क्या कर सकता हूं? अगर x नॉन 0 है तो व्हाट कैन आई डू? आई कैन राइट x and I can divide everything by n। मेरे पास बचेगा 1 upon n plus x। Is it okay? सर तो अब 1 by n जो है, 1 by n converges to 0, तो 1 by n plus x, x को कन्वर्ज करेगा तो दिस थिंग विल कन्वर्ज टू x। नोमिनेटर तो नोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर में आपके पास 1 by n 0 को जाएगा, तो डिनोमिनेटर में भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। तो x upon x is 1। This is for when x is greater than 0 and less than or equal to 1। Is it okay? Yeah, any doubt? Is it clear now? सर एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स, वो भी तो 1 को कन्वर्ज करेगा जब x 0 हाँ होगा। हाँ, सेम थिंग, सेम है, वो भी कर सकते हो आप, क्योंकि x नॉन जीरो है तो आप x से डिवाइड कर सकते हैं। सर अगर x 0 हुआ फिर? नहीं, x 0 में क्या है ना, x 0 में देखो ना, डिफरेंट वैल्यू आ रही है लिमिट की, 0 आ रही है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त हर एक फंक्शन 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे। यस सर। ओके, सो तो ये फंक्शन मैंने लिखा कि दिस इज अ पॉइंट, दैट मींस इसकी पॉइंट वाइज लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दिस इज अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड इसका लिमिट फंक्शन यही है जी, जो मैंने नीचे कैलकुलेट किया। लेट दिस फंक्शन बी एफ। ठीक है, अब इस पॉइंट, इसको देखिएगा, ये फंक्शन क्या कह रहा है? ये फंक्शन क्लियरली ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। 0 पे इसके अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, यू जस्ट कैलकुलेट, इसकी लिमिट कैलकुलेट करो, लिमिट, क्योंकि 0 तो एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट पे आप लिमिट वन साइड लिमिट ही कैलकुलेट करोगे, x गोज टू 0 फ्रॉम राइट साइड, तो इसका लिमिट 1 आता है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इज इट ओके? यस सर। तो दैट मीन्स दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन।
This is discontinuous at x equal to 0. ठीक है, बट वेयर एज ये जो फंक्शंस हैं, ये जो लिमिट फंक्शन, ये जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं, हर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है. एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन. इज इट ओके? सो नाउ द सिचुएशन देखिएगा क्या है. सिचुएशन अब आपके पास क्या है? I have a sequence of continuous functions. I have a sequence of continuous functions और जो लिमिट फंक्शन है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है मेरे पास. आई नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है और जो लिमिट फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है? इज इट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आल्सो? मान लो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती तो आपके पास कंटिन्यूस फंक्शंस की लिमिट भी कंटिन्यूअस होती है. डू यू रिमेंबर दिस रिजल्ट? कल हमने यही किया था कि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कंटिन्यूस फंक्शंस की, तो उसका जो लिमिट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होगा. तो लेकिन यहाँ पर तो लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है. दिस इज अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. तो ये हो गया. तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है बट पॉइंट वाइज कंटिन्यूअस है. बट हमारा मुद्दा ये है, हमारा एम जो ये हमें इक्वलिटी शो करनी है इंटीग्रल्स की. वी हैव टू शो दिस थिंग इक्वल, कि लिमिट और इंटीग्रल्स को स्टिल वी कैन इंटरचेंज. तो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट. ऑब्वियसली ये राइट हैंड साइड में जो आपके पास इसका लिमिट फंक्शन है, ये राइट हैंड साइड में इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी क्योंकि आप फंक्शन देख सकते हैं. ठीक है, फंक्शन का कांस्टेंट सॉरी 1 होगी, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी. ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगी. तो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी. वहां एक एक इंटीग्रल को कैलकुलेट करना होगा. तो हियर आई हैव कैलकुलेटेड दिस इंटीग्रल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे, एन एक्स प्लस 1 माइनस 1 करके लिखो. एन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, which you can write as nx plus 1 upon nx plus 1 minus 1 upon nx plus 1. Is it okay? 1 minus 1 upon nx plus 1 हो जाएगा. तो यहाँ से आपके पास दैट मीन्स आपको जब इंटीग्रेशन करनी है तो आपके पास एक इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, सिंपली 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस nx की इंटीग्रेशन हो जाएगी. तो ये फर्स्ट जो इंटीग्रल है 0 to 1 dx, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रल dx होता है x. तो लिमिट आप 0 to 1 लगाओगे तो यू विल गेट ओनली 1. तो आई हैव केप्ट दिस 1. तो then I have to see the integration of 1 upon nx plus 1. तो इसकी इंटीग्रेशन देखिएगा, 1 upon nx plus 1 की इंटीग्रेशन अगर मुझे देखनी है तो what I can do for this more simplicity, let us substitute t equals to nx plus 1. तो आपके पास dt क्या आ जाएगा? dt will be n times dx, और you can say that dx आपके पास आ गया dt upon n. तो यहाँ से ये इंटीग्रल इंटरचेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ वेरिएबल. तो दिस इज 1 अपॉन टी, 1 अपॉन एन बाहर रख लेते हैं dt. तो 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रल होता है log ऑफ टी, है ना? इज इट ओके? तो वापस इसको बैक सब्स्टिट्यूट करो, रीसब्स्टिट्यूट करो वेरिएबल टी की वैल्यू. तो दिस इज log ऑफ एन एक्स प्लस 1. तो लिमिट आपकी 0 से लेकर 1 तक है. तो लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो व्हाट यू गेट? 1 अपॉन n. तो अपर लिमिट है आपके पास 1, तो इट विल बी 1 log ऑफ 1 प्लस n, माइनस 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट विल बी log ऑफ 1. तो log ऑफ 1 इज 0, log ऑफ 1 इज 0. तो आपके पास सिर्फ बचेगा 1 अपॉन n log ऑफ 1 प्लस n. तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ. ठीक है, एंड देन द क्वेश्चन इज हियर कि आई हैव, अब मेरे पास एक सीक्वेंस यहाँ बन रही है नंबर्स की, और ये नंबर्स मुझे देखने कि ये नंबर्स की जो लिमिट है, तो आप यू कैन वेरीफाई इट कि ये जो लिमिट है आपके पास, इस लिमिट का जो वैल्यू है log 1 प्लस n,
इफ यू हैव दीज नंबर्स, ठीक है, यू हैव टू वेरीफाई इट, बट क्योंकि ये सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है, इट माइट बी पार्ट ऑफ एनी असाइनमेंट और एनीथिंग। तो यू सी इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 को जाती है as n tends to infinity, that is to say कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो आप कोई भी प्रोसेस, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, कुछ भी लगा के इसको चेक कर सकते हैं, जो भी सीक्वेंसेस की टेक्निक्स हैं, तो बड़ी आसानी से ये हो जाएगा कि दिस इज 0। तो जब ये 0 को जाएगा तो ओवरऑल लिमिट 1 माइनस 1 अपॉन n log 1 plus n will converge to 1 as n tends to infinity। Is it okay? तो इसका मतलब ये जो लिमिट है, लिमिट n tends to infinity इंटीग्रल 0 to 1 hn(x), या जो भी मैंने क्या किससे डिनोट किया है, fn से डिनोट किया मैंने इनको, ठीक है, fn of x dx, इसका वैल्यू है 1, और इस इंटीग्रल का वैल्यू भी 0 to 1 लिमिट n tends to infinity fn of x, इस लिमिट फंक्शन का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर इक्वलिटी आती है, जो हमने कहा था कि ये जो कंडीशन है यूनिफॉर्म, दैट इज जस्ट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंटरचेंज ऑफ लिमिट एट इंटीग्रल, बट दैट इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन के आपके पास, दैट्स जस्ट दैट्स व्हाट यू से, कि अगर वो चीज है तो ये हो रहा है, बट इज इट ओके? सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx 0 लिखा हुआ है। नो नो नो, मैंने चेंज किया, वन लिखा हुआ देखो, क्योंकि 0 आपके पास फंक्शन क्या ले रहा है, एक ही पॉइंट पे है ना। आगे कहाँ लिखा है मैंने? लास्ट में लिखा हुआ है ना, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f ओ of x dx 0 नहीं, ओके 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 ओके, दिस इज, इसका वैल्यू 1 है। आई विल नोट्स में मैं इसको करेक्ट करूंगा, ये 1 है, क्योंकि देखे ना आपके पास 0 to 1 dx है ना, तो आपके पास इसको लिख सकते हो, यू कैन राइट 0 to 1, क्योंकि बाकी ओपन इंटरवल पे भी इंटीग्रेशन करो तो इट इज 1 डॉट dx, क्योंकि 0 वैल्यू जो फंक्शन की है वो सिर्फ एक पॉइंट पे है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका वैल्यू 1 ही आता है, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, कीप इन माइंड। इज इट ओके? ओके देन, डाउट था। ओके हाँ जी बोलो। सर जब भी हम सर, किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो सर वो x इंडिपेंडेंट हो जाता है। सर वो उसका क्या मतलब है, x इंडिपेंडेंट? नहीं, वो तो वेरिएबल होता है ना, x वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल के आप इंटीग्रेट करते हैं ना, तो वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलता है ना उसको हम। इसका मतलब वो एक फंक्शन को कन्वर्ज करता है इंटीग्रेशन के नहीं बाद। नहीं नहीं नहीं, वो अलग इशू है, जैसे वो सीक्वेंस हो या ना हो, सिंपल आपके पास कोई भी फंक्शन है f of x कुछ पॉइंट है, तो उस जब f उस पे अप्लाई करते हैं यू गेट f of x, या उसको आप लिखते हैं y भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप क्या बोलते हैं जो फंक्शंस की लैंग्वेज में है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, यही बोलते हैं ना। यस सर। तो जब आपको इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली जब f की इंटीग्रेशन करनी है तो वो विद रिस्पेक्ट टू x ही करनी होगी, तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही करेंगे ना हम वन वेरिएबल में। यस सर। ठीक है, जैसे जो यूजुअल आप 12th में इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे ये आपने फर्स्ट सेम में भी करी होगी या सेकंड में, ठीक है। Okay, now I have another application of this theorem. Okay, what I have to show, हाँ जी सर एक डाउट है, आपने पीछे फंक्शन कहा कि जो इससे जो प्रीवियस स्लाइड थी एक बार उसको, हाँ आपने यहाँ पे कहा कि नहीं सर, जस्ट इससे आगे सर जहाँ पे वो हाँ ये वाला यहाँ पे आपने कहा कि fn of x जो है nx अपॉन 1 plus nx ये कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस कैसे? अरे आप इसको चेक कर देखिए, कंटिन्यूटी का क्या चेक करना है, सिंपल सा है, आपको मालूम है सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। यस सर।
फिर प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। यस वो भी कंटिन्यूअस होगा। फिर कोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस f अपॉन g, अगर f कंटिन्यूअस है g कंटिन्यूअस है तो उनका कोशेंट भी कंटिन्यूअस होता है उन पॉइंट्स पे जहां g 0 नहीं है। बट सर यहाँ पे एक ही फंक्शन है, आई मीन इसी को चेक करना है ना कि कंटिन्यूअस है, सो वो कैसे सुन होगा? मैं वही बता रहा हूँ, देखो एक फंक्शन लेता हूं मैं fx लेता हूं मैं nx, ये पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस है, ठीक है। यस सर। gx ले लेता हूं मैं 1 प्लस nx, ये भी पॉलिनोमियल है तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, यस सर। ठीक है। तो इनका कोशेंट भी fx अपॉन gx क्या बनेगा, ये बनता है आपका फंक्शन nx अपॉन 1 प्लस nx, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा एट दोज पॉइंट्स वेयर gx इज नॉट जीरो। लेकिन हमारा इंटरवल क्या है, हमारा इंटरवल है 0 1। अब चेक करो कि 0 1 में gx की वैल्यू 0 होती है या नहीं। gx की वैल्यू 0 कब होगी, gx इक्वल टू 0 मीन्स 1 प्लस nx इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1/n। तो -1/n जो है वो क्लोज इंटरवल 0 1 में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब gx ये फंक्शन जो है ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन गया क्योंकि gx इज नोवेयर 0 इन दिस क्लोज इंटरवल 0 1। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो वहां से ये फॉलो हो जाता है कि दिस इज अ कोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, हेंस इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके सर। सर ये ठीक है। लाइक हाँ आप नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हम 2 दिन से यूज करते आ रहे हैं, लाइक मैथ्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें हम तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या मतलब कन्वे करती है? आई मीन कल आपने देखिए, पढ़ाया था यूनिफॉर्म के केस में कि वो सफिशिएंट कंडीशन है बट नॉट नेसेसरी। अभी पढ़ा है कि एक केस कराया जहाँ पे आपने बताया कि वो नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। सो ये ठीक क्या है, ठीक मतलब है, कन्वे करता है? ठीक है, लेट्स सी suppose we have a statement, suppose let us consider two स्टेटमेंट एक p रख लेता हूं, एक स्टेटमेंट में q रख लेता हूं, ठीक है। यस सर। समझे? तो अब अगर जब आपके पास p गिवन है और p गिवन से आप q को एस्टेब्लिश करते हो, p इंप्लाइज q जिसको पढ़ते हो आप, ठीक है, यस सर। ठीक है, देन दिस q इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ दिस इज, ये जो p जो है, लेट्स कॉल दिस p स्टेटमेंट इज अ नेसेसरी स्टेटमेंट ऑफ q, p sorry this q is necessary statement of p, is it okay? ओके, आई मीन अगर P होगा तो और p को हम p will be known as sufficient statement for q, is it okay? यस सर। तो if and only if में क्या होता है, if and only if में q also implies p and p also implies q, ठीक है। यस सर। ये चीज है नेसेसिटी और सफिशिएंट पे। तो हमारी जो रिजल्ट है, हमारे रिजल्ट में क्या है, लेट मी अगेन क्लैरिफाई इट। हमारे रिजल्ट में क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो इंटरचेंज हो रहा है लिमिट और इंटीग्रल, इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से कि इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। और दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इंटरचेंज ऑफ इंटीग्रल्स, क्योंकि उस वक्त ये सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी, दिस इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इंटरचेंज ऑफ इंटीग्रल एंड लिमिट, एंड दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो जब हम बोलते हैं कि दिस कंडीशन interchange of limit and integral is not sufficient condition, that means this cannot be reversed। समझ आई? यस आई मीन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा उस केस में। हाँ, वो उसको हम बोलते हैं कन्वर्स ट्रू नहीं है उसका। बट सर ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ।
सो वी हैव अनदर एप्लीकेशन जहां पर हमें क्या है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है इस लिमिट की. We have to evaluate this limit, or what we can do, we can use this यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है जो अभी रिजल्ट यूज किया उसको यूज करके. तो लिमिट किस किन फंक्शंस की हो रही है, लेट दैट उन फंक्शंस को मैं एफ एन एक्स से डिनोट करता हूँ और वो फंक्शन क्या है, साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स है. ठीक है, और x की वैल्यू गिवन है in this closed interval a0, but a given है कि a has to be strictly greater than 0. We can see later on कि a0 होने से ये possibility बड़ी कम हो जाएगी, यहाँ पर convergence effect होगी. तो what now मैं क्या चेक करता हूँ, let us check the mod of this function. ये मेरे पास है mod of sin nx, और sin nx का मेरे पास मालूम है कि sin nx की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो 1 है. तो mod of sin x is less than or equal to 1 होता है. तो जब sin x less than or equal to 1 है तो mod of sin x upon nx has to be less than or equal to 1 upon nx. Is it okay? Yes sir. अब क्या है, now you see x कहाँ लाई कर रहा है, x lies in this interval a pi, that means x is greater than or equal to a ना. ठीक है, तो अगर n से मल्टीप्लाई करूं मैं इसको तो nx हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू na, क्योंकि n पॉजिटिव नंबर है तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन nx जो होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन na. तो वही यहाँ पर मैंने लिखा 1 अपॉन nx इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन na फॉर ऑल x इन दिस नंबर. इज इट ओके? सर x ग्रेटर देन इक्वल टू a कैसे आया? अरे x कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये इंटरवल देखो ना, ये रेड के अंदर है ना. इंटरवल का मतलब x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, मतलब x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू पाई. यस सर. इसका मतलब यही है ना कि x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू पाई. सो नाउ व्हाट इट इंप्लाइज, नाउ अब ये जो फंक्शन है एफ एन एक्स का मॉड मैंने निकाला, एफ एन एक्स का मॉड जो है दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाई एन ए. तो इसका मतलब आपके पास अगर मैं सुप्रीमम निकालूं, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स, तो आई कैन राइट एफ एन एक्स माइनस जीरो, नो प्रॉब्लम. एफ एन एक्स माइनस जीरो इज अगेन एफ एन एक्स. तो इसका सुप्रीमम भी लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन ए हो जाएगा ना, क्योंकि सुप्रीमम इज लीस्ट अपर बाउंड ना. इज इट ओके? सर सुप्रीमम तो 1 अपॉन n पाई होना चाहिए. नहीं, कैसे कहा सुप्रीमम, ये तो अपर बाउंड बन गया ना. हमें 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 बस ये पता चला कि दिस इज अपर बाउंड, बट हाउ डू वी नो दैट दिस इज अ लीस्ट अपर बाउंड? वो तो हमने वेरीफाई नहीं ना करा, वो तो करना पड़ेगा, बट हमें रिक्वायरमेंट नहीं है सुप्रीमम फाइंड करने की. हमें बस एक अपर बाउंड मिला तो हमें पता चल गया कि इसका जो सुप्रीमम है फंक्शन का वो इससे बड़ा नहीं हो सकता. दिस इज द गारंटी. तो बट बाय डेफिनेशन सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम इज नथिंग बट जिसको हम नॉर्म से डिनोट करते हैं. तो नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस जीरो जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन ए, एंड यू सी 1 अपॉन एन ए कन्वर्जेस टू जीरो एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. तो ये जीरो को जाता, तो इसका मतलब अभी हमने जो यूनिफॉर्म नॉर्म को करके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का रिजल्ट किया था वो कह रहा था कि आपके पास अगर एफ एन माइनस एफ जीरो को कन्वर्ज करता है तो दैट इम्प्लाइज आपके पास सीक्वेंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू एफ. तो हियर यहाँ एफ का काम कर रहा है जीरो. तो दिस प्रूव्स दैट दिस सीक्वेंस ऑफ एफ एन फंक्शन, जो एफ एन ये साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स रखी है मैंने, दिस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू दिस जीरो फंक्शन ऑन ए पाई. तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गई. ठीक है, क्लियर है? यस सर. तो अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी हो गई. और पॉइंट वाइज लिमिट क्या है इस सीक्वेंस की? पॉइंट वाइज लिमिट इस सीक्वेंस की जीरो है जी, विच यू कैन वेरीफाई कि आपके पास साइन एन एक्स अपॉन जो एन एक्स है तो इट कन्वर्जेस टू जीरो एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी. दिस कैन बी वेरीफाइड वट एवर एक्स यू टेक, प्रोवाइडेड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे ये डिफाइन नहीं होगा, वो वन की तरफ अप्रोच करती है. तो व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस थिंग विल गो टू
जीरो, तो पॉइंट वाइज लिमिट इसकी जीरो है, तो हेंस अभी जो हमने रिजल्ट किया तो इसका उस वो रिजल्ट कह रहा था थ्योरम 2, जिसका नंबर यहाँ रखा है इसमें हमने, दिस स्टेट्स दैट देन अगर आपको एफएनस की इंटीग्रेशंस करनी है और उसको लिमिट अप्लाई करो तो दैट इज इक्विवेलेंट टू टेक द लिमिट इनसाइड ऑफ द इंटीग्रल। वही लिमिट और इंटीग्रल इंटरचेंज हो जाते हैं ना उससे, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो यहाँ देखिए लिमिट बाहर है तो आई कैन टेक लिमिट इनसाइड, बट जब लिमिट इनसाइड लेते हैं तो लिमिट ऑफ एफ एन एक्स जो है, लिमिट ऑफ एफ एन एक्स इज जीरो, as seen here, limit of f n x is 0। तो जीरो का इंटीग्रल क्या होगा, जीरो का इंटीग्रल विल बी जीरो ना। यस सर। तो दिस मीन्स दैट एफ एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो यू गेट दिस थिंग दैट लिमिट n tends to infinity integral 0 to pi sin nx upon nx dx is 0। दिस इज इट, यही हमें कैलकुलेट भी करना था। So finally, any questions? We have 2 minutes. So, okay, if you do not have any, let's stop.